सभी समर संगी बहनों और भाइयों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, संघम नमामि। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी संस्था, संगठन, यूनियन, एसोसिएशन, ट्रस्ट या समिति हो, वह कुछ निश्चित नियमों के तहत ही संचालित होती है। इसी प्रकार समर संघ के भी अपने कुछ नियम हैं, जिनको सभी समर संघी अपने आचरण में ढालते हैं और व्यवहार में उतारते हैं। इन नियमों में 10 नियम ऐसे हैं जो संघ की वैचारिकी को ठोस आधार प्रदान करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि संघ मजबूत रहे, इसका कभी विघटन न हो, कभी कोई व्यक्तिगत स्वार्थ आड़े न आए, संघ कभी किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर न रहे, यह अटल और स्थायी रहे, इसमें कोई समर्थ संस्कृत से भिन्न संस्कृत वाला व्यक्ति प्रवेश न कर जाए, इसमें संघवाद के अलावा कोई और वाद न घुस जाए, इसमें जात की बू तक न आए, इत्यादि। ये 10 नियम बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये गोल्डन रूल्स या अमर्त्य नियम कहलाते हैं। समर संघ का समस्त कंसेप्ट इन्हीं 10 नियमों और इनके दीर्घकालिक प्रभाव के इर्द गिर्द ही रहता है। इनमें से कोई नियम अगर शिथिल पड़ता है तो संघ में सेंध लगने की संभावना रहती है। इसलिए इन 10 नियमों को मजबूत और स्थायी बनाया गया है, यानी कि इन्हीं विशेष परिस्थितियों को छोड़कर इन्हें कभी रद्द नहीं किया जाएगा, कभी संशोधित नहीं किया जाएगा और न कभी अमान्य किया जाएगा। इन 10 गोल्डन रूल्स के उद्देश्य के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा और उसके बाद गोल्डन रूल नंबर 4 पर विस्तार से अपनी बात रखूंगा। तो पहला नियम है केवल समण, यानी समर संघ में केवल समण ही सम्मिलित हो सकते हैं और समण की परिकल्पना में SC, ST, OBC और कन्वर्टर माइनॉरिटीज आते हैं। ये नियम बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि पहले हमारा जो समर संघ था पूर्वजों का, उसको खत्म करने वाले दूसरी विचारधारा के लोग थे जो बमण कहलाते थे। तो ये सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है कि कहीं कोई बमण हमारे संघ में प्रवेश न कर जाए। इसलिए ये नियम बनाया गया है कि इसमें केवल समण ही प्रवेश करेंगे। और इसके लिए यह नियम भी बनाया गया है कि जो पहले से ही स्पोक बने हुए हैं वो किसी आदमी का परीक्षण जांच पड़ताल कर लेंगे कि यह आदमी हमारे 10 नियमों में विश्वास रखता है और संघ में विश्वास रखता है, संघ की आइडियोलॉजी को समझता है, तभी वो रिकमेंड करते हैं और वो संघ से जोड़ा जाता है। इसके बाद दूसरा नियम आता है हमारा चंदा कभी नहीं। ये नियम बड़ा लोगों को अटपटा लगता है जब बाहर के लोग सुनते हैं कि बिना चंदा के कोई संघ या कोई संगठन कैसे चल सकता है। संगठन तो नहीं चलेगा, उनकी तो आदत है चंदा लेना, लेकिन ऐसा ही वो संघ को भी समझते हैं कि संघ कैसे चल जाएगा। पर जब उनको डिटेल बताया जाता है वही बिना चंदा के ही संघ चलता है। सब लोग जो स्पोक्स हैं जहाँ कहीं जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, सबका खर्चा खुद ही उठाते हैं। किसी पब्लिक से, किसी जनता से कोई चंदा नहीं लिया जाता। इसलिए ये नियम बना दिया गया है कि कोई चंदा नहीं लेगा। हम वो संगठनों वाली बदनामी नहीं लेना चाहते। तीसरा नियम है जाति अभ्यास कभी नहीं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जातियां बनाई थी ब्राह्मण लोगों ने वो इसलिए बनाई थी कि इन समूहों में फूट पड़ जाए और ये एक से बढ़कर अनेक हो जाएं और आपस में कभी मिले नहीं। इसलिए उन्होंने इनमें ऊंच नीच और छुआछूत की भावना भी डाल दी। सब लोग ये सोच के खुश रहते हैं कि हमसे कुछ लोग ऊपर हैं तो कुछ नीचे भी हैं, लेकिन ये जाति का जो एक अभिशाप है हम लोगों को जो लगा हुआ है, इसको समर्थन खत्म करना चाहता है। इसलिए इन्होंने यह नियम बना दिया है कि जात का अभ्यास हम कभी नहीं करेंगे। चौथा नियम है सर अपना केवल संघवाद। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद अगला नियम है 5वां, मंच माला पद प्रतिष्ठा कभी नहीं। यानी यह भी बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। सब लोग इसको सुनकर भी चौंक जाते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। संघ का कोई पदाधिकारी होगा, वो मंच पर बैठता होगा, माला भी पहनेगा, उसको पद भी मिलेगा, लेकिन ऐसा संघ में होता नहीं है। जब उसको सब समझाया जाता है कि भाई यहाँ समण लोग हैं, और समण लोगों का अर्थ है समतावादी दृष्टिकोण वाले लोग, तो सभी समान हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। इसलिए किसी को पद यहाँ नहीं दिया जाता है। काम के हिसाब से उसकी उसका अपने आप आगे बढ़ जाता है उसका नाम, वो अपने आप उसको प्रतिष्ठा मिलने लगती है, लेकिन किसी को प्रतिष्ठा दी नहीं जाती है।
इसलिए मंचमाला और पद प्रतिष्ठा का यहाँ कोई काम नहीं है। छठवां नियम है, संघ का रजिस्ट्रेशन कभी नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एप्लीकेशन जो दी जाती है उसमें किसी संगठन के या ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों के नाम दिए जाते हैं। हमारे यहाँ कोई पदाधिकारी है ही नहीं, तो नाम देखने का सवाल ही नहीं, इसलिए इसका रजिस्ट्रेशन कराने की हमें आवश्यकता भी नहीं। और आरएसएस का संगठन 100 साल होने को है, आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। बानसेब कांशीराम सर ने बनाई थी, उसका रजिस्ट्रेशन कभी नहीं हुआ। बाद में लोगों ने उसमें से निकल कर अलग से रजिस्ट्रेशन करा लिया, वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, इसलिए रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। सातवां नियम है, संघाधिदेश सबसे ऊपर। संघाधिदेश सबसे ऊपर का मतलब है कि जो संघ है, समर संघ है, उसमें जो कुछ भी डिस्कशन करके, वाद विवाद करके, चर्चा करके कोई आदेश पारित होता है, वह आदेश सभी समण संघियों पर लागू होता है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। यह अनुशासन के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए इस नियम को गोल्डन रूल्स में डाल दिया गया है। आठवां नियम है, संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। ये नियम भी बड़ा कंफ्यूजन वाला लगता है लोगों को कि राजनीति में नहीं जाएगा, और राजनीति बहुत आवश्यक चीज है, राजनीति हर व्यक्ति को प्रभावित करती है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि संघ राजनीति में ना जाए? लेकिन जब उनको समझाया जाता है कि संघ राजनीति में खुद नहीं जाएगा, अपने लोगों को भेज सकता है, ऐसे लोगों को जो संघ के वफादार हैं और संघ की आइडियोलॉजी के हिसाब से वहां जाकर राजनीति को प्रभावित कर सके। और आगे चल के तो संघ का विचार जब विशाल विराट संघ हो जाएगा, तो ये है कि राजनीति संघ के ही इर्द गिर्द घूमेगी। संघ जैसा राजनीति बनाना चाहेगा वैसी बन जाएगी, जैसे लोग भेजना चाहेगा वैसे लोग चले जाएंगे। तो संघ स्वयं राजनीति में नहीं जाएगा, इसलिए ये नियम है कि संघ कंट्रोल करेगा राजनीति को आगे चलकर। और लास्ट नियम है सर हमारा 10वां, कि ये जो 9 नियम है वो संघ के आधार हैं, ये न कभी बदले जाएंगे, न खत्म नहीं किए जाएंगे, और न कभी अमान्य किए जाएंगे। ये नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 10 नियमों में अगर कोई बदल दिया जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, या कोई खत्म कर दिया जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसमें सेंध लग जाएगी और संघ कमजोर हो जाएगा। संघ को मजबूत बनाने के लिए ये नियम बनाए गए हैं, संघ मजबूत रहे, हमेशा हमेशा के लिए मजबूत रहे और ताकतवर बना रहे, इसलिए इसके नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। अब सर मैं बतलाता हूँ गोल्डन रूल नंबर 4 पर, वो है केवल संघवाद। इस पर मैं थोड़ा सा ज्यादा विचार रखूंगा अपने। गोल्डन रूल्स में चौथा रूल है केवल संघवाद। ये वाद नाम की एक ऐसी लत है, एक प्रकार का रोग है, एक आकर्षण है जो हर एक व्यक्ति में पाया जाता है, और कहीं भी इसकी जरूरत हो या न हो लोग इसका इस्तेमाल करने लगते हैं। बहुत से महापुरुषों के नामों पर वाद बने हुए हैं, बहुत से वर्गों के नाम पर वाद बने हुए हैं, जैसे ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद, सामंतवाद, दलितवाद, व्यक्तिवाद, समूहवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, परिवारवाद, आज बहुत सारे वाद हैं जिनका लोग अभ्यास करते हैं। असल में लोग जिसको बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं, जिसको अपने या अपने प्रियजनों के लिए लाभकारी समझते हैं, जिसमें अपनी जाति का या संप्रदाय का भला समझते हैं, सिर्फ उन विचारों को संगठित करके, एकत्रित करके एक सैद्धांतिक रूप देकर अमल में लाते हैं और उसका प्रचार प्रसार करने लगते हैं, उसका औचित्य स्थापित करने लगते हैं, क्योंकि इनसे वे ही सर्वाधिक लाभान्वित होते हैं और यही उनके लिए एक वाद बन जाता है। जैसे बमण लोग मनु या ब्राह्मण के महत्व के विचारों को ज्यादा तवज्जो देते हैं, वे मनुवादी या ब्राह्मणवादी हो जाते हैं। किसी संगठन का मुखिया सर्वे सर्वा हो जाता है, अपनी ही बात दूसरों पर थोपने लगता है और किसी की नहीं मानता है, और अनुयायी उसी की बात को मानने लगते हैं, तो वो मुखियावाद हो जाता है, व्यक्तिवाद हो जाता है। किसी महापुरुष के विचारों का अनुयायी और किसी के विचारों को सुनने को तैयार ही नहीं होता है, तो वह उस महापुरुष के नाम का ही एक वाद बना लेता है। इस प्रकार हमारा समाज तमाम वादों के जाल में, झंझट में फंसा हुआ है। लेकिन लेकिन यहाँ समर संघ की वैचारिकी अन्य वैचारिकियों से बिल्कुल भिन्न है। यहाँ किसी व्यक्ति का स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, किसी व्यक्ति समूह का स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, किसी जाति विशेष का स्वार्थ सिद्ध नहीं होता। यहाँ किसी के पुत्र पुत्री, भाई भतीजा या अन्य परिवारिक जन के लिए कोई विशिष्ट स्थान नहीं होता, जैसा कि राजनीति में लोग अक्सर अपने परिवार वालों को घुसाकर
किसी विशेष पद पर विराजमान कर देते हैं। समर संघ केवल और केवल संघ की बात करता है। उस संघ की बात में ही समस्त सवर्णों की बात, यानी SC, ST, OBC और परिवर्तित अल्पसंख्यकों की बात निहित रहती है। किसी व्यक्ति विशेष को कोई अलग से महत्व नहीं दिया जाता। सब एक समान सम्मान के अधिकारी हैं। सबको सर या बहन जी कहकर संबोधित किया जाता है। और इससे बड़ा उदाहरण शायद ही कहीं मिले कि समर संघ को अध्ययन करके, रिसर्च करके, बड़ी मेहनत के साथ जिन विद्वान साथियों ने पुनर्जीवित किया था और समाज में स्थापित किया, उन्होंने भी संघ में अपने लिए कोई स्थान नहीं रखा है। यहाँ पद, प्रतिष्ठा, मंच, माला आदि का पूर्ण रूप से निषेध है और इस विचार को भी एक नियम का रूप देकर गोल्डन रूल्स में सम्मिलित कर दिया गया है। यहाँ संघ का संघ द्वारा संघ के लिए ही निर्माण होता है, विकास होता है, उपयोग होता है। संघ की ही बात की जाती है। संघ के कॉन्सेप्ट पर और गोल्डन रूल्स पर नित्य विमर्श होता है, चर्चा होती है। संघ से जुड़ने और जोड़ने की बात होती है। संघ की दैनिक प्रगति पर चर्चा होती है। अतः यह स्पष्ट है कि यहाँ केवल और केवल संघवाद ही है। इसके अलावा किसी अन्य वाद के लिए कोई स्थान नहीं है। संघ सर्वोपर है, सबसे बड़ा है। व्यक्ति, व्यक्ति समूह, धन दौलत, बड़े से बड़ा नेता, बुद्धिजीवी, सरकार, बड़े से बड़ा नौकरशाह, कोई धर्माधिकारी, कोई वर्ग, कोई जात, कोई संस्था, संगठन, कुछ भी हो, सबसे बड़ा संघ है और वो हमेशा सबसे बड़ा रहा है और सबसे बड़ा ही रहेगा। संघ में एक ही विचारधारा वाले लोग जुड़ते हैं। ये विचारधारा ही बहुजन हिताय व बहुजन सुखाय की विचारधारा है। इसलिए हर समतावादी विचार के लोगों को पसंद आती है। ऐसा नहीं कि किसी मजबूरी में इस विचारधारा को मानना पड़ता हो। जैसा कि किसी सर, किसी का माइक खुला हुआ है, प्लीज बंद कर दें। जैसा कि किसी तानाशाह की विचारधारा को लोग डर की वजह से इच्छा न होते हुए मानने लगते हैं, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तो किसी प्रकार का एक साधारण पद भी नहीं है, तो अपनी चलाएगा कौन और कौन अपनी बात मनवाएगा। यहाँ कोई नेतागिरी नहीं है, कोई भाषणबाजी नहीं, कोई पैसे का हिसाब नहीं, कोई पद नहीं, कोई मालिकाना हक नहीं, कोई जमीन जायदाद का झगड़ा नहीं, कोई बैंक अकाउंट नहीं, कोई लाभ हानि का प्रश्न नहीं, कोई प्रशंसा नहीं, निंदा नहीं, किसी की हार जीत का कोई सवाल नहीं। इसलिए कोई विरोध नहीं, क्योंकि विरोध तो इन्हीं चीजों की वजह से होता है। इसलिए यहाँ कोई विपक्षी नहीं बना। यहाँ तो जो कुछ करता है संघ ही करता है। संघ ताकतवर होता है। संघ ही है जो किसी को सुरक्षा प्रदान कर सकता है, समाज में मानवीय मूल्यों को स्थापित कर सकता है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व व न्याय का सच्चे अर्थों में वातावरण बना सकता है। भावी पीढ़ी को एक सम्मानजनक, सुरक्षित व संपन्न वातावरण बनाकर दे सकता है। संघ ही संघ का मालिक है। लोगों के जुड़ते रहने से संघ शक्तिशाली बन जाता है और फिर संघ सबको सुरक्षा, सहयोग और हर प्रकार की मदद प्रदान करता है। जो संघ की शरण में आता है वह हर तरह से सुरक्षित रहेगा, सम्मान की जिंदगी जिएगा। इसलिए कहा गया है कि संघम शरणम गच्छामि। और संघ जब विराट संघ बन जाएगा जुड़ते जुड़ाते, तो संघ महाशक्ति हो जाएगा। उस समय संघ को किसी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि मैं एक शक्ति हूँ। उदाहरण के लिए, जब कोई शेर किसी शहर में पहुंच जाए या किसी गांव में आ जाए, तो शेर ये कभी नहीं कहता है कि मैं शक्तिशाली हूँ, मुझसे बचो, आप लोगों को खा जाऊंगा, भाग जाओ मुझे देख के, डरो मेरे से। शेर नहीं कहता, लेकिन लोग फिर भी उससे डरते हैं, घबराते हैं, जान बचाने के लिए भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो शेर की सामर्थ्य को, शेर की शक्ति को समझते हैं बिना कहे ही। इसी प्रकार जब हमारा संघ विराट संघ बन जाएगा, तो इसे किसी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बड़ी बड़ी शक्तियां जो तमाम संगठनों में, संस्थाओं में निहित हैं, वो अपने आप इसके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज इसके सामने नतमस्तक हो जाएंगी और संघ से मदद लेने के लिए आएंगे। संघ वो बड़ी चीज है, इसको छोटे दृष्टिकोण से नहीं, बड़े लॉन्ग साइड से, बड़े लंबे दीर्घावधि के समय के हिसाब से इसको सोचना चाहिए हम लोगों को। तो मैंने केवल संघवाद पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं।
आप सबने बड़े ध्यान से सुना है। अगर कोई मुझसे त्रुटि हुई हो या कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। संघे योग खलितो दोषो, संगो खमत तम मम। संग मुझे क्षमा करे, संग मुझे क्षमा करे, संग मुझे क्षमा करे। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। जय भीम, नमो बुद्धाय।